दोस्तों, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं पल्लवी शर्मा इस करंट अफेयर के सेशन से आपका स्वागत करती हूं। आज का करंट अफेयर में सबसे पहला करंट अफेयर है हमारे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। According to ISFR 2021, Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country in terms of areas. ISFR 2021 ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो हर दूसरे साल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों मध्य प्रदेश बाय एरिया वाइज सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर करता है। अब ये ISFR क्या है ना? ISFR है द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म? द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं हर दूसरे साल में आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि प्रीवियस रिपोर्ट कब आया था? प्रीवियस रिपोर्ट आया था 2019 में। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अगर अब बात करते हैं हम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, तो इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है डी यादव जी, डी यादव। तो यहां पर इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे मतलब क्षेत्र वाइज सबसे अधिक वन पाए जाने वाला जो स्टेट है। और इसके सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों, यहीं पर मैं आप लोगों को राइट डाउन कर देती हूं, सेकेंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और इसी क्रम में थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड में आता है आपका छत्तीसगढ़। तो ये आपके कुछ ऐसे प्रदेश है जो काफी अच्छे एरियाज में यहां पर फॉरेस्ट पाया जाता है। वहीं पर ये एरिया वाइज है। अगर हम लोग डेंसिटी वाइज बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे मतलब घना वन पाया जाता है, तो ये सारे प्लेसेस किसको मिलता है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को। अरुणाचल, मिजोरम, यहां पर डेंसिटी, फॉरेस्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा अधिक है। वहीं पर एक अच्छी खबर यह है कि 2019 के मुकाबले 2022 में इंडिया के फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुई है। और कितने किलोमीटर? 2268 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में फॉरेस्ट कवर की बढ़ोतरी हुई है। जिन राज्यों ने इस क्रम में बहुत ही बेहतरीन अपना प्रदर्शन किया है वो है आंध्र प्रदेश, जिनका सबसे अधिक बढ़ोतरी 647 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, फॉलोड बाय तेलंगाना। और तेलंगाना का 632 स्क्वायर किलोमीटर। उड़ीसा के वन में बढ़ोतरी हुई है 537 किलोमीटर स्क्वायर। कर्नाटका में बढ़ोतरी हुई है 155 किलोमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट झारखंड, दैट इज 110 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन यहां पर कुछ कंसर्न का विषय भी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहां फॉरेस्ट की बढ़ोतरी ना होते हुए इसमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में वनों की साइज जो है, लोगों ने वन काटना, डिफॉरेस्ट्रेशन, इन सभी की वजह से कॉम्पैक्ट हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंता की विषय हो सकता है। अगर अब हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज के, तो मेट्रो सिटीज में सबसे खराब प्रदर्शन किया है गुजरात के अहमदाबाद ने। अहमदाबाद वो मेट्रो सिटी है जहां पर सबसे कम संख्या में या फिर आप कम डेंसिटी में या कम एरिया में वन पाया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है हर दूसरे साल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं, जिससे हम एक एनवायरनमेंट का मतलब होल एंड सोल आइडिया लगा सकते हैं। तो आज के नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। और आज का नेक्स्ट करंट अफेयर है अबाउट गंगा सागर मेला। अब ये गंगा सागर मेला क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो है एक बहुत फेमस मेला है और हर साल
जनवरी के महीने में लगाया जाता है और इस साल के गंगा सागर मेला 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्ट बंगाल, इंडिया। ये मेला हमेशा वेस्ट बंगाल में ही लगता है। गंगा सागर जो द्वीप है वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जहां पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पे ये मेला लगाया जाता है। दो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मेले को लेकर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ स्टेट गवर्नमेंट को बोला था इस मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस मेले में हर साल आसपास के क्षेत्र के लाखों लोग विश्वास की डुबकी लगाने गंगा में पहुंचते हैं। और ये स्टेट कौन सा है? ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कंप्लीट एरिया के लोग यहां पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पे होली बाथ लेने आते हैं। ये मेला जो है आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट इसका देखरेख करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये मेला इस साल 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी 2020 तक कंप्लीट हुआ था। वहीं दोस्तों हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्ट साइड बसा हुआ एक राज्य है जो नॉर्दर्न भारत के प्लेन्स में ये क्षेत्र पड़ता है, जिसके वेस्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स के कई सारे राज्य जैसे झारखंड, बिहार है और इसके ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है। वहीं पर वेस्ट बंगाल अगर हम लोग ऐसे बात करते तो मॉडर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय एक्चुअली वेस्ट बंगाल नहीं था, बंगाल एक ही स्टेट था जिसमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों मिले हुए थे। जब यूरोपियन कंपनीज भारत में आने लगे अपने व्यापार के लिए 1757 में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत के किसी जमीन को अगर अधिकार किया था वो था बंगाल का जमीन, बंगाल, क्योंकि बंगाल बहुत ही एक फर्टाइल जमीन थी और वहां के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पैसा था। इसी वजह से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार का जो मुख्य केंद्र है मतलब हेडक्वार्टर कलकत्ता को रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के शासन में के ड्यूरेशन में जो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने भी 1911 तक कलकत्ता को अपने इंडिया के कैपिटल बनाए रखा। लेकिन बंगाल विभाजन के नाम पे जो बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ उसके चलते 1911 में भारत का कैपिटल बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। वहीं अगर हम लोग बंगाल की बात करते हैं, कई सारे इंडियन इंडिपेंडेंस के फ्रीडम फाइटर्स बंगाल से थे जिन्होंने अपने पूरी जीवन के अरिहना से अब हमें आजादी दिलाई थी। ऐसे में हम अरबिंदो घोष, बारिंद्र कुमार घोष और सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल सकते। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं भारत के प्रथम सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, खुदीराम बोस भी बंगाल प्रांत के ही थे। अगर हम अब बात करते हैं भारत के रनेशा मतलब समाज सुधार आंदोलन की, तो इस भारत के मॉडर्न इंडिया में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत भी बंगाल से हुई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। उसके बाद तो बंगाल में समाज सुधार आंदोलन के एक लहर चल पड़ा था जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसमें हेनरी विवियन डेजियो सहित कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिसने भारतीय समाज से कई सारी कुरीतियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस क्रम में हम सबसे ज्यादा याद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, जो खुद बाय बर्थ एक बंगाली थे। आज की अगर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर ममता दीदी को कौन नहीं जानता है ना। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट रिलेटेड टू बंगाल, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आज के करंट अफेयर में नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल ले लेते हैं और वो इंटरनेशनल करंट अफेयर है निकारागुआ को लेके। रिसेंटली डेनियल ओर्टेगा वाज स्वॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ और ये निकारागुआ के चौथी बार प्रेसिडेंट बने। दोस्तों थोड़ा सा निकारागुआ के
लोकेशन को देख लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे ये इलेक्शन क्यों इतना चर्चा में रहा। तो निकारागुआ की अगर हम लोग लोकेशन वाइज बात करते हैं, देखिए निकारागुआ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देती हूं, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का लूप है और यहीं पर निकारागुआ पड़ता है। निकारागुआ के साउदर्न साइड में कोस्टा रिका और ऊपर होंडुरस है। ये जो एरिया है इसमें एक्चुअली जो यूएसए है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा से यहां पर यूएसए का दबदबा रहा है। अब बात करते हैं निकारागुआ के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। एक्चुअली 1977 तक यूएसए के देख रेख में निकारागुआ में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चलता था। तो ऐसे में डेनियल ऑर्टेगा और उनकी पार्टी ने वहां पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किया और निकारागुआ के लिए डेमोक्रेसी लेके आए। लेकिन डेमोक्रेसी लाने के बाद भी अब धीरे धीरे डेनियल ऑर्टेगा खुद डिक्टेटरशिप पे जा रहे हैं। ये जब से डेमोक्रेसी आया है तब से खुद ही निकारागुआ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और इस बार के जो इलेक्शन हुआ इसको मीडिया के सामने एक ड्रामा कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल आई कीपर, विजिलेंस डिपार्टमेंट या मीडिया को इसका कवर करने का अधिकार नहीं दिया गया। नॉर्मली बात कहें तो यहां पर इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15% भी वोट नहीं डाला गया, लेकिन निकारागुआन गवर्नमेंट की बात माने तो 65% वोट डाले गए और जिसमें डेनियल ऑर्टेगा निकारागुआ के प्रेसिडेंट बने हैं। इलेक्शन से पहले सभी विपक्षी लीडर्स और उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया गया था और उनको वोट डालने से रोका गया। ठीक है, इन्हीं सब को देखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन ने क्या बोला है कि निकारागुआ के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव या निकारागुआन गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति यूएस के टेरिटोरियल क्षेत्र के अंदर प्रवेश ना करे। ऐसे में अगर उन्होंने प्रवेश किया तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। तो इसी करंट अफेयर के साथ दोस्तों, करंट अफेयर के इस पार्ट को मैं यही खत्म करती हूं और इसी करंट अफेयर के कंटिन्यू पार्ट 2 हम आगे पढ़ेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से खूब मन लगा के पढ़ के अपनी सपने तथा अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। इसी के साथ दोस्तों आज हम यही विदा लेते हैं। जय हिंद।